Subscribe to the Finance Wire because we bring fresh finance content daily for you. नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड की। इनकी जो पहली तिमाही रही है 30 जून 2025 को जो खत्म हुई Q1 FY26 उसके नतीजों पर, और साथ में कंपनी से जुड़ी कुछ और जरूरी घोषणाएं भी हैं, उन पर भी नजर डालेंगे। हमारे पास इसके लिए जाहिर है कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट है, अखबारों में जो विज्ञापन आए वो हैं, और जो अर्निंग्स कॉल हुई थी ना अभी, उसकी डिटेल्स भी हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि इन सबसे जो मुख्य बातें हैं वो निकालें और समझें कि कंपनी के लिए ये तिमाही कैसी रही, आगे के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये कंसोलिडेटेड आंकड़े देख लेते हैं। रेवेन्यू रहा है करीब 710.6 करोड़ रुपए। हाँ, और ये पिछले साल के इसी क्वार्टर्स से तुलना करें तो करीब 492.7 करोड़ था तब, तो ये तो 44% से ज्यादा की बढ़त है। बिल्कुल, 44% की ग्रोथ। और इसका एक बड़ा कारण तो वो है जो पिछले साल कंपनियां खरीदी थीं, आई डेटा, सिटीजनशिप इन्वेस्ट, आदि फिडेलिस सॉल्यूशंस, उनका बिजनेस अब जुड़ गया है इसमें, है ना? जी बिल्कुल, वो इंटीग्रेशन का असर साफ दिख रहा है। और सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं, अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो ईबीटीआई डे मतलब टैक्स इंटरेस्ट वगैरह से पहले की कमाई वो भी 204.2 करोड़ पहुंची है। अच्छा। हाँ, पिछले साल के 133 करोड़ से ये करीब 53% ज्यादा है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ईबीटीआई मार्जिन भी सुधरा है, ओह हाँ, कितना? 28.7% पर आ गया है। अच्छा। मतलब करीब 171 बेसिस पॉइंट्स का सुधार। और ये सिर्फ अधिग्रहण से नहीं है, कंपनी ने अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाई है, कॉस्ट कंट्रोल किया है, और वो जो पहले पार्टनर मॉडल पर थे अब ज्यादातर सेंटर सेल्फ मैनेज्ड हैं, इसका भी असर है। सही है, यानी ऑपरेशनल लेवल पर भी सुधार दिख रहा है। और पीएटी, टैक्स के बाद का मुनाफा, वो भी जबरदस्त है, 181 करोड़, पिछले साल से सीधा 50% ऊपर। वाह। और अगर पिछली तिमाही यानी Q4 FY25 से देखें तो हाँ, उससे भी बेहतर है। पिछली तिमाही में रेवेन्यू 692.8 करोड़ था और पीएटी 145.2 करोड़, तो सीक्वेंशियली भी ग्रोथ है। ठीक है, तो ओवरऑल आंकड़े तो काफी मजबूत लग रहे हैं। चलिए अब थोड़ा सेगमेंट्स में देखते हैं। वीजा और कॉन्सुलर सर्विस वाला जो इनका कोर बिजनेस है वो कैसा रहा? हाँ, तो इस सेगमेंट ने 461 करोड़ का रेवेन्यू किया, ये पिछले साल से 11% ज्यादा है। लेकिन यहाँ एक बात और है, नेट रेवेन्यू ग्रोथ 60% है। 60% नेट रेवेन्यू में? अच्छा, ये कैसे? हाँ, वो बिजनेस मॉडल में कुछ बदलाव हुए हैं और आईडेटा का बिजनेस भी इसमें जुड़ा है, तो उसकी वजह से नेट रेवेन्यू ग्रोथ ज्यादा दिख रही है। और यहाँ मार्जिन तो कमाल का सुधरा है। मार्जिन कितना हो गया? ईबिटा मार्जिन सीधा 40.4% पर पहुंच गया। पिछले साल इसी तिमाही में 29.3% था। अरे वाह, 40% से ऊपर का मार्जिन वीजा बिजनेस में, ये तो बहुत स्ट्रांग है। और एप्लीकेशंस कितने प्रोसेस हुए? एप्लीकेशंस भी बड़े हैं, करीब 11.4 लाख। ये पिछले साल से लगभग 34% ज्यादा है। कर ही रहा है, मार्जिन भी बहुत बढ़िया है। अब वो दूसरा सेगमेंट डिजिटल सर्विसेज वाला, उसका क्या हाल है? देखिए, डिजिटल सर्विसेज में रेवेन्यू ग्रोथ तो मतलब चौंकाने वाली है। 218% बढ़कर 250 करोड़ रुपए। 218%? बाप रे। हाँ, लेकिन इसका बड़ा कारण है आदि फिडेलिस का जुड़ना। उनका बिजनेस साइज बढ़ा है, ईबीडिया भी बढ़ा है, 53% बढ़कर 18 करोड़ हुआ है। पर यहाँ एक पेच है। अच्छा, क्या? आदि फिडेलिस का अपना ईबीडिया मार्जिन थोड़ा कम है, करीब 4% के आसपास। तो उनके जुड़ने से इस पूरे डिजिटल सेगमेंट का जो एवरेज मार्जिन है वो थोड़ा नीचे आया है। समझ गया, मतलब वॉल्यूम तो बहुत बढ़ गया पर एवरेज मार्जिन पे थोड़ा असर पड़ा है। जी। और इस सेगमेंट में दूसरी एक्टिविटीज भी चल रही हैं, जैसे जीरोमास ने और सीएसपीज खरीदे हैं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नए प्रोजेक्ट्स मिले हैं, और डिलीवरी के साथ भी इनकी पार्टनरशिप हुई है। ये एजीएम 16 सितंबर 2025 को होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, और शेयर होल्डर्स की मंजूरी के बाद मिस्टर दिवाकर अग्रवाल अगले 3 साल के लिए चेयरमैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनेंगे और मिस्टर निखिल गुप्ता मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर रीअपॉइंट होंगे, वो भी 3 साल के लिए। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट में कंटिन्यूटी दिख रही है जी, और कुछ कमिटियों का भी पुनर्गठन हुआ है। अच्छा। और इन सब ग्रोथ और एक्टिविटी के बीच कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है? कैश वगैरह कितना है? हाँ, ये एक मजबूत पॉइंट है। 30 जून 2025 तक कंपनी के पास नेट कैश बैलेंस 1126 करोड़ रुपए का था। 1100 करोड़ से ज्यादा। जी, और ये इसलिए भी खास है क्योंकि पिछले साल ही उन्होंने 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के तो अधिग्रहण किए थे। उसके बावजूद इतना कैश है, ये दिखाता है कि कंपनी का कैश फ्लो काफी स्ट्रांग है और आगे भी ग्रोथ के लिए, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक, उनके पास पैसा है। सही बात है। ये मजबूत बैलेंस शीट तो कॉन्फिडेंस देती है। अब आगे का क्या लग रहा है? मैनेजमेंट का क्या कहना है फ्यूचर को लेकर? अर्निंग्स कॉल में मैनेजमेंट काफी पॉजिटिव था। उनका अनुमान है कि अगले 3-4 सालों में रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में ही सालाना 20% से 25% की ग्रोथ आ सकती है। 20-25%? ये तो काफी एम्बिशियस टारगेट है। किस बेसिस पर कह रहे हैं वो? उनका कहना है कि ग्रोथ कई जगह से आएगी। एक तो नए टेंडर जीत सकते हैं, दूसरा अभी भी दुनिया का करीब आधा वीजा मार्केट आउटसोर्स नहीं हुआ है, तो वहां मौके हैं। फिर वैल्यू एडेड सर्विसेज से कमाई बढ़ सकती है और जरूरत पड़ने पर और अधिग्रहण भी कर सकते हैं। वो अपना ग्लोबल मार्केट शेयर अभी करीब 16-17% बताते हैं। तो मतलब ग्रोथ के कई ड्राइवर्स देख लें वो। और कुछ खास बातें जो सामने आई?
जैसे मार्जिन को लेकर, हाँ, उन्होंने कहा कि वीज़ा बिजनेस में वो करीब 40% का ईबिटा मार्जिन मेंटेन करने की कोशिश करेंगे और लगभग सारे सेंटर अब सेल्फ मैनेज्ड मॉडल पर ही चल रहे हैं और आगे भी अधिग्रहण के मौकों पर उनकी नजर रहेगी। 20-25% ग्रोथ और 40% वीजा मार्जिन, ये लक्ष्य तो हैं बड़े, पर जैसे ई वीजा का चलन बढ़ रहा है और दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन भी है, इन सब के बीच ये सब हासिल करना आसान होगा? मैनेजमेंट ने इन रिस्क पर कुछ कहा? देखिए, मैनेजमेंट इन चुनौतियों को मानता है, ऐसा नहीं कि वो अनजान है, लेकिन उनका कहना है कि उनकी स्ट्रैटेजी, खासकर वैल्यू एडेड सर्विसेज और नए मार्केट्स में घुसने की, उन्हें मदद करेगी। उनका मानना है कि वीजा की जरूरत तो बनी रहेगी, भले ही तरीके बदलें, और वो अडेप्ट करते रहेंगे। मुख्य फोकस हाई मार्जिन वीजा बिजनेस और स्ट्रैटेजिक अधिग्रहण पर ही है। ठीक है, तो कुल मिलाकर BLS इंटरनेशनल के लिए Q1 FY26 एक वाकई मजबूत तिमाही रही है। रेवेन्यू भी बढ़ा, मुनाफा भी बढ़ा, अधिग्रहण का फायदा मिला, ऑपरेशनल सुधार भी दिख रहे हैं, कैश की स्थिति बहुत अच्छी है और मैनेजमेंट आगे के लिए काफी आशावादी है। जी बिल्कुल, तस्वीर तो काफी अच्छी लग रही है। तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? यहाँ पे एक बड़ा सवाल जो सोचने वाला है वो ये उठता है कि देखिए, जैसे जैसे ग्लोबल ट्रैवल बढ़ रहा है, डिजिटलीकरण हो रहा है और वीज़ा के तरीके बदल रहे हैं, ई वीज़ा वगैरह आ रहे हैं, तो BLS जैसी कंपनियां लंबे समय तक ये जो तेज़ ग्रोथ रेट है और इतने ऊंचे मार्जिन है, इन्हें कैसे सस्टेन करेंगी? खासकर तब जब जियोपॉलिटिक्स, इमिग्रेशन की सख्त होती नीतियां, ये सब भी तो अपना असर डालती हैं। तो क्या उन्हें सिर्फ वीजा प्रोसेसिंग से आगे बढ़कर कुछ और इंटीग्रेटेड ट्रैवल या सिटीजनशिप जैसे सॉल्यूशंस पर फोकस करना होगा? ये एक अहम सवाल है जिस पर आगे नजर रखनी होगी।